हेलो गाइस, आज टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल इतना कुछ आता नहीं है इसमें। और ये चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है चैप्टर में। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और दूसरा मैक्सवेल राइट हैंड रूल है। मैक्सवेल और राइट हैंड रूल है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है चैप्टर में, लेंज लॉ है। लेंज लॉ, अरे यार क्या है, रिंग कितना आ रहा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर में, लेंज लॉ है। आई डोंट थिंक सीबीएसई को चैप्टर में लेंज लॉ है दिया गया है अभी, बट ये चैप्टर में मैक्सवेल और फ्लेमिंग ये दोनों कॉमन है, हर बोर्ड के लिए कॉमन है। आईसीएसई बोर्ड के लिए लेंज लॉ एक टॉपिक है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा अभी फिलहाल, और इसके कॉम्पिटेंसी और डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि अभी सीबीएसई का अगर पेपर है। मैं शॉर्ट में बस इसे बताना चाहता हूँ क्योंकि ईजी चैप्टर है। आई डोंट वांट एनीवन टू स्किप दिस। पहले बात करते हैं व्हाट इज मैग्नेट फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ये सब डिस्कस करते हैं। ये इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, डाइपोल ही रहता है मैग्नेट में। अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, कैसे बनेगा, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होता है अंदर, बाहर इस तरह से निकलती भी है। ये क्या है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जो गलती होगी ना इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। एक प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट ऑल। क्या कर रहा हूं मैं, साउथ में घुस रही है, नॉर्थ से निकलता है साउथ से घुस जाती है, ये आपको याद रहना चाहिए। आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड में तो साउथ टू नॉर्थ है। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, मैग्नेट अगर देखो आयरन फीलिंग्स अगर तो सराउंडिंग में डालेगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट का खुद का स्ट्रेंथ है, दबदबा है, राजा का अपना पावर कंट्रोल अपने किंगडम में रहता है, वैसे ही मैग्नेट का भी अपना दबदबा अपने कुछ एरिया में रहता है। वो स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अगर आप एक एक्टिविटी करोगे जिसमें मैग्नेट है, कार्डबोर्ड में मैग्नेट रखा और उसके बाद आयरन फीलिंग्स डाल दिया, तो टैप करोगे तो इस तरह का पैटर्न बन के दिखेगा, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट, जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा स्ट्रेंथ उसका उतना ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको 1 बोल दिया, या मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया, यहाँ पे मैंने 3 बोल दिया, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे, ये बोर्ड एग्जाम में आता है इस तरह के क्वेश्चन। तो स्ट्रेंथ वाइज किसका सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है मैग्नेट का, 1 में, उसके बाद 2 में, उसका सबसे कम 3rd में। जितना ज़्यादा दूर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिलेट होता है, बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो क्या, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस स्ट्रेंथ कम है। जितना ज़्यादा क्लोजर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना स्ट्रेंथ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी टच नहीं करता, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट यानी टच नहीं कर सकता एक दूसरे को। क्यों, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख, यहाँ पे मेरे पॉइंट है, मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अभी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच करेंगे तो 2 अलग अलग डायरेक्शन का टेंजेंट बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं दिखा सकता है। चलो ये 2 प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई होगी, इतना बेसिक है बस मैग्नेट के बारे में। अभी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को फैक्ट समझेंगे जल्दी, और बाद में थोड़ा बहुत एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी खत्म कर देंगे। इंक भरा तो क्या बोलूं, फ्रेश इंक भरा तो ज़्यादा इंक भरा। चलो अभी राइट हैंड थंब रूल समझना है पहले। मान लो से करंट है, ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके। मान ले मैंने इसको करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम किया, जो करंट ऊपर जा रहा है। मैंने क्या किया, पहले क्या करना है, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड, ओके। प्लेस द थंब ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं ऊपर की तरफ थंब डालूंगा। द डायरेक्शन इन विच फिंगर्स कर्ल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं यहाँ पे रखा तो फिंगर कहाँ पे कर्ल हो रहा है? अभी देख, मैं फिंगर सीधे घुस रहा है, एंटर कर रहा है। एंटर को मैं वो क्रॉस से डिनोट करूंगा, और लीव इधर से कर रहा है, लीव को मैं डॉट से डिनोट करूंगा, निकल रहा है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। रियलिटी में देखेंगे तो 3D में दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर वे में दिखेगा। करंट के रिलेशन में करंट ऊपर जा रहा है, मैं अभी फिंगर्स को राइट हैंड में कर्ल किया, देखो अभी तुम लोग देखोगे इधर पूरा सर्कल 360 डिग्री घूम रहा है ना, हमको यहाँ गया तो फिंगर पूरा कर्ल हो रहा है। तो हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी डायरेक्शन क्या है, पहले अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, तो इस तरह से डायरेक्शन हो गया। अभी हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पेपर 2D में। अरे भैया ऊपर है तो अंदर जा रहा है ये साइड पे, तो ये साइड पे बाहर में आ रहा है, ठीक है। अभी उल्टा करके देखते हैं। करंट को मैंने अगर नीचे डाल दिया, उल्टा कर दिया, अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कैसे होगा? सर्कुलर रहेगा, पर एंटर और लीव कहाँ कैसे कर रहे हैं? करंट को निकालने तो उल्टा कर। अभी फिंगर्स कर्ल करेंगे थंब के बाद, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। एंटर को डिनोट करते क्रॉस से, ऑब्वियस बात है। फिर लीव इधर से करेंगे, लीव को डिनोट करेंगे डॉट से। एंटर कर रहा है क्रॉस, डॉट निकल रहा है डॉट। समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो अभी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अभी ये एक तो ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा करंट रहेगा, करंट का मैग्नेट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा रहेगा। करंट का वैल्यू अगर कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कम हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत कॉइल की बात करते हैं। सर्कुलर कॉइल, फिर सोलेनॉइड, फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को एंड करेंगे। इंग लगा तो नहीं ना कहीं? अभी बात करते हैं क्या एग्जाम, सोलेनॉइड का एग्जाम लेना है ना। कॉइल, सर्कुलर कॉइल अज्यूम करो, सर्कल है, अच्छे से नहीं बना अभी। फ्रंट व्यू से देख के बता करंट कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। पहला डॉट नहीं है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से दिखेगा क्लॉकवाइज मतलब क्या, काटा 12 से आगे क्लॉक में जैसे देखते हो टाइम, वैसे ही होता है। ये वाला क्लॉकवाइज होता है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है। अभी हम यहाँ फ्रंट बोर्ड को देख रहे सीधा इधर से, पीछे से भी कोई बोर्ड को देखेगा तो उसको ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ये क्लॉकवाइज लगेगा। अपने को क्या है, फ्रंट व्यू देखना है सिर्फ। फ्रंट व्यू में ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अभी इतना याद रखो, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल होता है। फ्रंट पे साउथ है तो पीछे नॉर्थ है, इधर फ्रंट पे नॉर्थ है तो पीछे साउथ है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। कैसे याद रखोगे? SC शेड्यूल कास्ट, हिस्ट्री में तो याद करते होंगे, SC ST कास्ट होता है ना, SC ऐसे याद कर सकते हो। AM भी याद कर सकते हो, AM याद करते हो ना, AM, M के बाद N डाल दे। तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे एनालॉजी यूज करना है वैसे यूज करो। मैं तो ये SC याद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। SC शेड्यूल कास्ट, S मतलब साउथ, C मतलब क्लॉकवाइज, A मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा अज्यूम कैसे करना है। साउथ पोल यहाँ पे फ्रंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, अंदर। नॉर्थ पोल है मतलब बाहर निकल रही है। बाहर मैग्नेट में भी आपने देखा होगा, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, साउथ में बाहर से एंटर करती है। इंटरनली साउथ टू नॉर्थ होती है। अपने को बाहर का मतलब है, बाहर की दुनिया से मतलब होते जाता है। अभी बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया होगा, टिल्टेड मार के बताता हूँ अभी। नाउ इट्स नॉट सर्कुलर, फुली सर्कुलर, पूरा सर्कुलर नहीं है। हाँ, अभी करंट है। अभी हम साइड से देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट फ्रॉम साइड। अभी साइड से देख रहे हैं,
अभी करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी साइड से दिखेंगे तो अभी सर्कुलर शेप इस तरह से दिखेगा, करंट इस तरह से जा रहा है बाहर से पीछे, तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में यहाँ है, लेफ्ट साइड इज द फ्रंट व्यू, फ्रंट में हमें क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है, साउथ में घुस जाती है। और यहाँ पे कुछ लगे सर्कुलर, यहाँ पे कौन सा शेप होगा, राइट हैंड थंब रूल लगा तो इस तरह से एरो आएगा। अरे फ्रंट व्यू मतलब सर्कल को अगर मैं फ्रंट पे डालेगा तो फिर राइट हैंड थंब रूल, करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो देख बाहर निकल रहा है, करंट इस तरह से है, राइट हैंड थंब रूल लगा, करंट क्या हुआ, बाहर निकल रहा है इस तरह से, विजुअलाइज करके देखो, यहाँ पे सेम बाहर निकल रहा है। Now let's speak about solenoid. Solenoid क्या है, डेफिनेशन लिखो, a coil of insulated copper wire wrapped in shape of cylinder, या सिंपली बोलो तो एक कॉइल है इन शेप ऑफ सिलेंडर, वो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर से, मतलब इस तरह से कोई सॉलिनॉइड बनेगा। अभी देख करंट जहाँ पे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली होगा, तो मैं सॉलिनॉइड को मैग्नेट की तरह यूज कैसे करना है। मान लिया मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया, नेगेटिव डाल दिया। अभी यहाँ पे देखो देखना है कि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। पहले देख पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव इधर है, यहाँ से देख क्लॉकवाइज बन रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। सी अब मैंने बनाया कैसे वो देखो, एग्जाम में अच्छे से डायग्राम रहता है तो आप देख के विजुअलाइज इजीली कर पाओगे। अभी पेपर में बना के रखा तो विजुअलाइजेशन डिफिकल्टी होगी, चलेगा। पॉजिटिव है, मैंने इस तरह से बनाया स्टार्टिंग का। करंट कैसे जा रहा है, देखो मैं साइड व्यू देख रहा हूँ, साइड में यहाँ पे देख कर यहाँ पे देखना है कि क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें पोलैरिटी डिसाइड करना है। पोलैरिटी डिसीजन में ही गड़बड़ होती है। अभी देख पॉजिटिव है, करंट जा कैसे रहा है, साइड में देखेगा। अभी देख ऐसा करके ऐसा बनाया था ना मैंने, अभी सिर्फ फर्स्ट टर्न को ही देखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्न देखना है बस। फर्स्ट टर्न पे तो ऐसा साइड में देखेगा करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज 12 से आगे जा रहा है कांटा, तो ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे उल्टा भी पोलैरिटी चेंज करके मैं डीसी पावर को पोलैरिटी चेंज करके यहाँ पोल भी चेंज कर सकता हूँ, ओके। अभी फैक्टर्स समझना है, फैक्टर्स। पोलैरिटी कैन बी चेंज विथ पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी चेंज किया मैंने तो पोलैरिटी ऑफ द सोलनॉइड भी चेंज हो सकता है। बैटरी का पोलैरिटी डिपेंड्स, पहला पॉइंट, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पोलैरिटी ऑफ द सोलनॉइड डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, एक पॉइंट हो गया। सेकंड, करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, सॉरी कम क्यों कर दिया, करंट का मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा दिया, करंट का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इधर होंगे वो भी बढ़ जाएगा। अभी नॉर्थ से निकल रही है साउथ में घुसती है ना, नॉर्थ से साउथ, इस तरह से कुछ तो बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कुछ तो बनेगा, तो बस आइडिया दे रहा हूँ। सॉलिड करंट बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वो तो पक्का है। अभी नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, अरे यार हैंडराइटिंग भी इतनी खराब आ रही है आज, क्या हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट बढ़ा दिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दो फैक्टर तो हो गए। क्यों बढ़ेगा, एक में एक देखो डायरेक्शन, एक एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होते जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का टोटल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तीसरा, गैप मैंने कम कर दिया, डस्टर खरीदना ही पड़ेगा। अगर मैंने गैप
बिटवीन द कॉइल कम कर दिया, गैप कम कर दिया, तब भी मेरा मैग्नेटिफिकेशन बढ़ेगा। अब इसका रीज़न क्यों? अरे बेटा अगर मैंने गैप कम कर दिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं आएंगी, टच तो नहीं होगी पर क्लोज आ जाएंगी। वो क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली गेट इंक्रीज। ठीक है, अभी कुछ जगह मटेरियल भी लिखा जाता है, मटेरियल लिखा मतलब सॉलिड नहीं हो गया, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। कैसे देख, मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर ही तो मैंने क्या कर दिया, सॉलिड के अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर मैंने मटेरियल ला दिया, इसको अभी ये सॉलिड नहीं रहा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ इट्स नॉट सॉलिड, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट क्यों बोलते हैं, जब तक करंट ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट डाल दिया तो यहाँ पे करंट किस तरफ से जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज से निकल रहा है तो नॉर्थ हो गया। करंट का पॉजिटिव चाहिए इधर है, यहाँ से देख करंट का डायरेक्शन किस तरफ से, क्लॉकवाइज है तो साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ जो मटेरियल यूज करते हैं, वी डोंट यूज स्टील, हम स्टील यूज नहीं करते। रीजन लिखो, अगर हमने स्टील को यूज किया तो टेम्पररी मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए करंट दिया चलो मैग्नेट बन गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग स्टील को अवॉइड करते हैं। टेम्पररी मैग्नेट चाहिए तो हम स्टील को अवॉइड करते हैं। अभी टेम्पररी मैग्नेट का यूज क्या है, इलेक्ट्रिक बिल में यूज आता है, क्रेन्स में यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जनरली आयरन कोर यूज करते हैं, तो आयरन कोर का मटेरियल डालेंगे। ठीक है, नाउ बचा क्या अभी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो डेफिनेशन बहुत है, याद करने में तकलीफ हो रही है। लेफ्ट हैंड रूल बोला तो लेफ्ट हैंड ही देना है, मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट है, कॉमन सेंस की बात है। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझेंगे कैसे, याद करना पड़ेगा पहले कुछ तो। पर्पस पहले याद करो, राइट हैंड रूल का पर्पस क्या था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दैट इज द पर्पस ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ये आपको याद रहना चाहिए पर्पस। लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन निकालने में काम आता है। हमको पता चला कि करंट जहां पे रहेगा, करंट जहां पे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने करंट को ही मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग, अरे यार कैरिंग का, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तब क्या होगा, करंट खुद तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो रिपल्शन या अट्रैक्शन कुछ तो होगा और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाउ यू कैन रिमेंबर द पर्पस, फ्लेमिंग्स मतलब एफ और फोर्स का मतलब होता है एफ, फोर्स एफ, फ्लेमिंग्स एफ। इस तरह से तुम याद कर सकते हो पर्पस क्या है। चलो ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
फिंगर्स को कैसे याद रहे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर्स इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज करके रखना है, परपेंडिकुलर, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अभी पर्पस क्या है, एफ मतलब 4 फिंगर, 4 फिंगर, 4 फिंगर क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिनोट करेगा, सिंपली यू कैन रिमेंबर एफ बी मतलब फेसबुक, और उसका मिडिल फिंगर बीच वाला उंगली, चलो ठीक है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को डिनोट करेगा, करंट मतलब आई, यू कैन सिंपली रिमेंबर एम आई, मुंबई इंडियंस, आईपीएल के देखते हो मुंबई इंडियंस ऐसे याद कर सकते हो, या फिर एम आई का फ़ोन है वैसे भी याद कर सकते हो, मैं तो एम आई का फ़ोन याद रखते हो। एफ बी मतलब फॉर फेसबुक, एम आई मतलब मुंबई इंडियंस पकड़ो। अरे पर एग्जाम ऐसे लिखना मत, एफ बी मतलब 4 फिंगर यानी डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, and 3 fingers place in and the thumb denote the direction of force experienced by current carrying conductor। ये डिनोशन तो याद हो गया, and 3 fingers must be perpendicular to each other, हो गया, बस यही डेफिनेशन है। थोड़ा एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स से करंट इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मुझे पता करंट का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर रखा पहले, मिडिल फिंगर क्या है, करंट का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ओके, और 4 फिंगर क्या कर रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल है ना, हाँ ठीक है, तो तीनों फिंगर परपेंडिकुलर रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों परपेंडिकुलर है। अभी करंट क्या ऊपर है, मिडिल फिंगर क्या करंट का डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इस तरह से देख, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर है, 4 फिंगर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, करंट ऊपर है, राइट में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इंटरनल को क्रॉस, तो क्रॉस में क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस इनवर्स, फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, करंट कैरिंग में अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, करंट अभी नीचे जा रही है, नीचे नहीं, नीचे तो ऑपोजिट हो गया, फिर ध्यान दो, एक काम करते हैं, अलग एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर एक्सपीरियंस डाल दिया, करंट इस तरफ रखते हैं, अरे थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी पता फोर्स कहाँ पे होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, 3 फिंगर ऐसा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, करंट क्या, मिडिल फिंगर करंट की तरफ होते हैं, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये करंट है तो क्या बाहर की तरफ है, देखो मेरे मुंह की तरफ है, कैमरा की तरफ, तो आउटवर्ड हो गया, फोर्स का हुआ आउटवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज आउटवर्ड, मिडिल फिंगर क्या है करंट का डायरेक्शन, 4 फिंगर क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब किसका डायरेक्शन है, थंब फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स आउटवर्ड। मान लिया अगर मैंने ऐसा दे दिया, करंट का डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैंने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे दिया इस तरफ, तब भी इसका आंसर आउटपुट आएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या होगा फिर राइट साइड में, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड में है तो करंट का डायरेक्शन होगा राइट साइड में, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो उसका आंसर तो मैंने निकाल के रखा है। कभी कभार एग्जाम में अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल दे सकते हैं, अल्फा मतलब पॉजिटिव चार्ज, गामा मतलब नेगेटिव नहीं सॉरी बीटा मतलब नेगेटिव चार्ज, गामा मतलब नो चार्ज, गामा का तो देखना ही नहीं है, इतना सही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नथिंग मोर देन दैट। F is the force experienced by the conductor, F मतलब फ्लेमिंग्स, F मतलब फोर्स, पर्पस याद करना है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का पर्पस क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का पर्पस क्या है, टू फाइंड द डायरेक्शन सॉरी टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू कैन रिमेंबर लाइक बिल, बिजली का बिल आता है वैसे बिल याद कर सकते हो, बी आई। अभी आपने नोटिस क्या रहेगा, जो भी मैंने एग्जांपल लिया, अभी 2 एग्जांपल, ऑल आर 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आपके सिलेबस में 90 डिग्री है, बिल यू कैन यूज डायरेक्टली, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री क्या होता है, थीटा को 90 डिग्री किया तो 90 साइन 91 होता है, तो एफ इक्वल टू आई बी एल हो गया, या फिर बिल लिख दिया। तो
अभी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अभी फॉर्मूला से पता चल गया, फोर्स डिपेंड ऑन फर्स्ट करंट, करंट ज्यादा फोर्स ज्यादा, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का कब ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, थर्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ज्यादा फोर्स भी ज्यादा, इक्वल टू IBL, और थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है, यू कैन राइट इट एट फोर्थ है ना, थीटा पे भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन L क्रॉस B था ना, एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू I L क्रॉस B। अभी कुछ बचा क्या? हाँ अभी भी कुछ बचा है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, फ्लेमिंग लेफ्ट-हैंड रूल डिस्कस किया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। अभी बस कलर कोडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कलर कोडिंग कलर कोडिंग आउटसोर्स सर्किट का थोड़ा लास्ट में मैंने करंट डिक्रीजिंग में तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था, तो कलर कोडिंग मैंने स्किप कर दिया। लाइव वायर एक होता है जो पावर सोर्स से और डिवाइस से कनेक्ट करता है, मतलब अप्लायंस है, मान ली बैटरी अज्यूम कर, लेट से बैटरी नहीं जानते, कोई पावर सोर्स है, सोर्स है मान जो वोल्टेज कुछ है, सोर्स है मान ली पावर सोर्स, ये कोई अप्लायंस है, लेट से एप्लीकेशन या कोई अप्लायंस है, जो भी है, ऐप नहीं है, अप्लायंस। सोर्स से लेके अप्लायंस से जो कनेक्ट करता है, बिजली दे रही है, इसको बोलते हैं लाइव वायर। और अप्लायंस से लेके सोर्स में जो वापस कनेक्ट होती है, उसको कंप्लीट करती है सर्किट को, उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। और अर्थिंग वायर भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अर्थ वायर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल डिवाइस, उन डिवाइस के लिए अर्थिंग जरूरी होता है जिनका वोल्टेज, जो पावर सप्लाई ज़्यादा लेता है, वोल्टेज ज़्यादा लेता है, लाइक रेफ्रिजरेटर जिसको ज़्यादा चाहिए होता है, कूलेंट या फिर वाटर हीटर, उनमें अर्थिंग होती है। अभी लाइव वायर का कोडिंग क्या होता है, लाइव वायर को जनरली रेड से करते हैं, रेड कलर से डिनोट करते हैं, समटाइम ब्राउन से भी डिनोट करते हैं, ब्राउन कलर भी होता है आइडेंटिफिकेशन, बाहर से हम लाल दिखता है कभी कभार, या ब्राउन भी दिखता है। न्यूट्रल वायर किससे रिलेटेड होता है, फिर अर्थिंग भी एक वायर है। अर्थ मतलब धरती माँ जो हरियाली होती है, तो इसका यू कैन रिमेंबर है ग्रीन, कभी कभार येलो से भी डिनोट करती है। अभी न्यूट्रल को वायर को हम ब्लैक से कभी कभार डिनोट करते हैं, या फिर लाइट ब्लू से डिनोट करते हैं, लाइट ब्लू। ये राइटिंग दिन में दिन बिगड़ रही है ना, लाइट ब्लू। लाइव है रेड या ब्राउन से, अर्थिंग का तो क्या है ग्रीन और येलो से, और न्यूट्रल को ब्लैक और लाइट ब्लू से। ये याद रहना चाहिए, 1 मार्क MCQ में पूछ सकते हैं। चलो अभी अर्थिंग करते क्यों है, फ्यूज का एप्लीकेशन मैंने बताया था, ज़्यादा करंट घुस गया तो फिर बाद में वो उसको बचाने के लिए खुद को मेल्ट कर देगा। जैसे बोलते हैं ना कि 100 लोगों की जान बचाने के लिए एक जान की कुर्बानी कर दी तो कोई पाप नहीं होता, वैसे फ्यूज को बढ़ा देते हैं। अभी आज के टाइम में तो फ्यूज़ यूज़ नहीं करते कि महंगा पड़ता है, बार बार फ्यूज़ कौन चाहिए, MCB यूज़ करते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर बोल के, जो क्या करेगा अगर ज़्यादा करंट लगे तो कनेक्शन स्विच ऑफ कर देगा। वायर तो क्या बोलते हैं, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है, वायर है, लाइव वायर है, अगर MCB का जब ब्रेक नहीं हुआ है तो कनेक्टेड ऐसे ही है, कनेक्शन रखा है, तो लाइव वायर में करंट जाएगा। अगर हमारे करंट ज़्यादा हो गया तो MCB क्या करेगा, कनेक्शन तोड़ देगा, फिर बाद में वापस स्विच ऑन करेंगे तो वापस कनेक्शन ऐसा हो जाएगा, करंट आ जाएगा। अभी डायग्राम नहीं बना ना, पता रहा फंक्शन MCB क्या करता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। अभी उस पर फोकस नहीं करता, ICC के सिलेबस में है, CBSE में ज़्यादा फ्यूज़ पे बोला गया फिलहाल, आई थिंक सो। डुअल स्विच भी एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी नहीं बात करेंगे उसके लिए, अभी बात कॉमन सिलेबस की बात कर रहे हैं बस। फ्यूज़ का तो पता चल गया। अभी अर्थिंग क्यों करते हैं, बाहर तो हमें फ्यूज़ तो बचा रहे, ज़्यादा करंट आ गया तो। अभी देख बेटा है कि अप्लायंस है, मान ले फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर है, चल मान ले रेफ्रिजरेटर बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, लेट इट बी रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, बहुत सारे वायरिंग कनेक्शन होंगे, बहुत सारे वायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, करंट लीकेज हो जाता है, करंट लीकेज हो जाता है। आज का वीडियो सिर्फ यू हियर सुनो, बस थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट का। करंट लीकेज हो जाता है कभी कभार। अभी करंट लीकेज होने के कारण क्या हो रहा है,
अभी कभी कोई टच करते तो झटका लग जाता है, फ्रिज को मैंने भी टच किया कभी तो झटका लग जाता है, शॉक लग रहा है। वो क्यों? करंट लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? कभी कभार क्या होता है, वायर में इंसुलेशन रहता है ना, कॉपर वायर से हम इंसुलेट करते हैं, लाइव वायर न्यूट्रल वायर जो भी है, ऐसे वो ब्राउन कलर का अंदर तार होता है, जब उस वायर को छिपके देखोगे तो वो ऐसा रहता है, इंसुलेट करके रखते हैं। क्यों? करंट लीक ना हो जाए। अभी कभी कभी तो वो इंसुलेशन रिमूव हो जाता है, करंट लीकेज हो जाता है और हमको चटका लग जाता है। आई अभी शॉक भी लग सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। अब उससे बचे कैसे? उसके बचने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। जैसे आपने स्विच में देखा रहेगा, ये मोटा सा एक पिन रहता है ऊपर और नीचे दो जो होते हैं, एक लाइव वायर का होता है, इधर पिन में 3 पिन वायर में एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थिंग वायर होता है। अर्थिंग वायर का पिन मोटा रहता है, यहाँ अर्थिंग के लिए ऐसा बड़ा होल रहता है, मोटा पिन रहता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। वो क्यों रखते हैं? ज़्यादा जो एक्सेस करंट आया वो अर्थ वायर के कहते लेके चला जाता है। अभी ग्राउंडेड किया जाता है एक जगह, ऐसे होता है। एक जगह क्या होता है, ग्राउंडेड होता है, मतलब पोटेंशियल 0 हो जाता है, 0 वोल्ट। अर्थिंग वायर जो है डिवाइस से कनेक्ट होता है, डिवाइस का मेटेलिक पार्ट से एक्सपोज किया जाता है, मेटल का पार्ट एक्सपोज किया जाता है, मेटेलिक पार्ट एक्सपोज, मेटेलिक पार्ट से टच किया हुआ है। ये स्पेलिंग भी गलत हो गई है, मेटेलिक पार्ट से एक्सपोज होता है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भैया, मेटेलिक डिवाइस के मेटेलिक पार्ट से एक्सपोज है। जब फ्री क्या होता है, करंट लीक होता है ना, जो एक्सेस करंट निकल जाता है, मतलब या जो अनवांटेड है, मतलब लीक हो गया कुछ करंट, तो वो करंट के मेटेलिक पार्ट से टच हो जाता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में वो करंट निकल जाएगा, एक्सेस करंट या अनवांटेड करंट, जिससे नुकसान होगा। वो करंट जाके ग्राउंड पे 0 वोल्ट पे चला जाएगा। ग्राउंड पे 0 क्यों? अर्थ इज ए ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ इज ए ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अननेसेसरी करंट निकल रहा था, लीक हो रहा था, वो चला गया और हमें सेफ्टी मिल गई। डिवाइस का भी नुकसान नहीं होगा, हमको भी शॉक नहीं लगेगा। इसलिए हम अर्थिंग करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। बाहर तो एक्सेस करंट है, तो उससे बचाने के लिए फ्यूज है या फिर एमसीबी है, और डिवाइस में अगर करंट लीक हो गया तो उससे बचाने के लिए कौन है? उससे बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। वो भी हर अप्लायंस में नहीं होता है, हेवी अप्लायंस के लिए होता है, जो ज़्यादा वोल्टेज में ऑपरेट होता है या फिर ज़्यादा करंट कंज्यूम कर लेता है, तब उस वक्त क्या करेंगे? ओके, अभी और क्या बचा ज़्यादा? हाँ, एसी और डीसी करंट की बात करते हैं। एसी डीसी, एसी फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या? जिसका डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज, इसका डायरेक्शन फिक्स है। कुछ तो इसे ग्राफ में इस तरह से दिखेगा, एसी का नहीं सर डीसी का, एसी का इस तरह से जनरली दिखाया जाता है कई बार, तो साइनसॉइडल वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे इंडिया में? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। साउंड में पढ़ा रहेगा आप, आईसीसी वालों ने भी, सीबीएसई ने पढ़ा रहेगा शायद फ्रीक्वेंसी कौन से। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो 60 हर्ट्ज के ऊपर है, अपने इंडिया में तो फिलहाल 50 हर्ट्ज है। मतलब अपने घर में 50 हर्ट्ज की ऑल्टरनेटिव करंट आती है, यानी वो 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और डायरेक्शन फिक्स रहता है। इसका नेचर क्या होता है एसी का? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव एसी का होता है, डीसी का रिपल्सिव होता है। यू कैन सिंपली रिमेंबर लाइक दैट, डीसी मतलब डी का डी ले ले फर्स्ट वर्ड, आर मतलब आर, डियर, DEAR, डियर, यू कैन रिमेंबर दैट। या फिर ऐसे भी ऑल्टरनेटिव और अट्रैक्टिव दोनों ए से स्टार्ट हुआ है, ऐसे याद कर सकते हो। अभी कभी कभार झटका लग गया ना, तो ऑल्टरनेटिव करंट से कभी कभार छूट भी जाओगे, डीसी में आप छूटोगे नहीं सही में। डीसी करंट पे अगर आपको शॉक लगा, रेलवेज में डीसी करंट पे ज़्यादा वो ऑपरेशन होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे टच नहीं करना। हाँ, अगर डीसी में टच हो गए निकल नहीं पाओगे, मतलब झटका लगे करके पकड़ के मर भी जाओगे। अब दोनों में मरने का चांस है, लेकिन सबसे ज़्यादा मरने का चांस डीसी में रहता है, एसी में नहीं रहता है। अब उसका रीज़न क्या है? एसी में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर कुछ देर बाद खुद से छूट जाओगे। अभी फ्रिज में कभी झटका लग गया, नहीं हाथ छोड़ दिया ना तुमने, डीसी के केस में सर हाई वोल्टेज डीसी रह गया तो मरोगे पक्का।
इतना नहीं पूछते, बस ये याद रखो कि AC मतलब अट्रैक्टिव, DC मतलब रिपल्सिव नेचर है। डायरेक्शन किसका चेंज होगा, AC का ज़्यादा चेंज होगा, DC का फिक्स है डायरेक्शन। इतना याद रखो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है अभी। ओके, कलर कोडिंग अभी नॉलेज हो गया। और बच्चा क्या अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसका भी मैंने बता दिया। जहाँ पे हीट ज़्यादा चाहिए, आयरन प्रेस हो या फिर जहाँ पे कुछ गर्मी ज़्यादा चाहिए, तो मेटेलिक उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए पहले तो, वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तभी फ्यूज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्यूज़ में मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तभी ज़्यादा करंट है तो मेल्ट हो जाए। उसके हम किसका अलॉय होता है, लेड डाल देते हैं हम उसमें, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर बाद में लेड डाल देते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, पेपर कर ले, मेरे को आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सी कल के लिए मैं आप देखो, ICSE वालों के लिए तो मैं अभी और वीडियोस बनाऊंगा। CBSE के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, डोंट डिपेंड on only official paper लीक। बहुत ट्रेंड चल रहा है ऑफिशियल पेपर लीक का, मत उस पर पूरा डिपेंड मत रहो। देखो जिन्होंने पूरा साल कंसिस्टेंटली पढ़ा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम है, यू कैन वॉच दैट, नो इश्यूज। जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए, चलो साइंस का तो ठीक है, हो गया अभी, आप ऑफिशियल पेपर लीक देख लिया है तो देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उस पर ये स्ट्रैटेजी पे पूरा डिपेंड मत रहो। अच्छा खासा गैप दिया आप लोगों ने, CBSE बोर्ड वालों ने आपके लिए। ये व्हाट यू कैन डू इज फोकस ऑन चैप्टर वाइज कॉन्वर्सेशन, वो भी 2 घंटा या फिर 2.5 आवर के ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसमें से भी कम टाइम में कॉन्सेप्ट समझाया, ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करवाया। जनरली देखा गया प्रीवियस से क्वेश्चन ही करवाते हैं। वैसे वन शॉट सेशन वीडियोस को आप देखिए कंप्लीट करो पहले, उसके बाद प्रीवियस 10 या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो, यानी बाकी के कुछ क्वेश्चन जो लेफ्ट हो गए वीडियो में जो नहीं करवाए वो कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में स्कूल या ट्यूशन जाते हो तो उन दोनों के प्रीलिम्स और टेस्ट जो कंडक्ट किए उनके क्वेश्चन पेपर वापस सॉल्व करो, आंसर तो आपके पास है, सॉल्व करो, उतना काफ़ी है। जितना एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। चलो इतना ही बताना था। डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर स्टडीज़। और आज का वीडियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो शॉर्ट रिवाइज करवाया मैंने बस, और जिनको नहीं पता है थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। चलो बाय।